नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था पहले वीडियो में कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको साइंस, एसएसटी, मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। तो बाकी तो आपको क्लासेस मैथ और एसएसटी की मिल ही रही हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को अब साइंस की भी क्लास मिले। तो इसी बात को मैंने ध्यान रखते हुए अब साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दिया है, जिससे आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए बोर्ड एग्ज़ाम की। तो एक ख़ास तौर से चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, हर कोई इस वीडियो को देखे जिससे उसको सहयोग मिल पाए, वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट, यानी एक ही सब्जेक्ट है लेकिन इसके 3 खंड हैं। चाहे हम बात करें भौतिक की, रसायन और जीव विज्ञान, तो जो जीव विज्ञान है वो और रसायन विज्ञान वो बाकी दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। बाकी रही बात भौतिक विज्ञान की, तो सारे खंड भौतिक विज्ञान के हम पढ़ाएंगे। तो आज उसी कड़ी में हम विद्युत धारा शुरू कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 पे है। अगर हम बात करें अरिहंत बुक की, तो उसमें 18वें नंबर पर है, चैप्टर नंबर 18। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी के हिसाब से 4 मान लें, चाहे तो अरिहंत के हिसाब से 18, लेकिन हमने पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं विद्युत धारा में। पहले तो ये परिचय की क्लास है आप सबको, जिससे कि पहले परिचय पता चल जाए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जिससे आपके डाउट दूर हो जाए, क्योंकि थ्योरी ही नहीं पूछा जाता, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल। तो मैं आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर आज के तौर पर देखा जाए, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, हर व्यक्ति के जीवन में विद्युत धारा का महत्व है। और हमारे जीवन में ऐसे कई उपकरण हैं जो विद्युत धारा पर आधारित हैं। तो यानी कह सकते हैं इस आधुनिक समय में बिना विद्युत धारा के हमारा जीवन, यानी हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना जो महत्वपूर्ण हम सब के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको अच्छे से पढ़ें, विद्युत धारा के महत्व को समझें, उसको बचाएं किस प्रकार। चलिए हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, विद्युत धारा चैप्टर 4 एनसीईआरटी के अनुसार है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बाकी हम बता रहे हैं हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक पर हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, या विद्युत आवेश किसे कहा जाता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम सबको पता है विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत परिपथ आरेख या विद्युत परिपथ क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, फिर प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि हम सबको पता है संयोजन वैसे तो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला श्रेणी, समांतर और मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन में तीनों, यानी दोनों, यानी श्रेणी और समांतर में भी दोनों में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत आवेश। तो आज हम ने जैसा कि बताया कि आज ये परिचय की क्लास है, क्या होता है विद्युत। तो आप लोग ये सारे टॉपिक्स नोट कर लें, जो टॉपिक हमें पढ़ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको कई वीडियो में क्लास मिलेगी। तो बिल्कुल चिंता न करें, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप सबको पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5-6 साल हो गए हैं। तो इतना तो पता हो गया है कि क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जाना है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। जैसा कि विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमें विद्युत आवेश को जानना जरूरी है। यदि हम विद्युत आवेश को नहीं जान पाएंगे तो विद्युत धारा हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यह एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह के परिणाम
को विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं कि पहले विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश क्या है पहले हम जान लेते हैं। अगर इस धरती पर या संसार में बात की जाए तो दो चीज़ें, एक सजीव है और एक निर्जीव। ऐसा माना जाता है जो सजीवों की सूक्ष्मतम इकाई है वो कोशिका है, उसी प्रकार निर्जीवों की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। तो जैसा कि हम सब पढ़े हैं परमाणुओं के कई सिद्धांत लोगों ने दिया है, डाल्टन ने दिया है और भी अन्य वैज्ञानिकों ने दिया है। तो डाल्टन का कहना था कि परमाणु अविभाज्य होता है क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं जब परमाणु का और विकास होता है यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज होती है तो ये माना जाता है कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु के भीतर भी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब हमें ये जान लेना है कोई भी निर्जीव पदार्थ है तो किससे मिलकर बना होता है, कण, यानी कण में 3 कण आएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें पता है प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो ये देख लेना है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के भीतर भी, परमाणु के भीतर 3 मूल कण उपस्थित होते हैं। वो 3 मूल कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखते हैं, तो ये याद रखना है आप सबको, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के भीतर कितने मूल कण उपस्थित होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो विद्युत आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में यानी धनावेश की दिशा में होता है। तो आगे हम सब देखते हैं। तो जब बना होता है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है तो उस समय एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें विद्युत, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो यह गुण ही आवेश कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, बता दिया हमने। परमाणु के भीतर कितने मूल कण होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। और इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19
माइनस में इसका होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसका कोई चार्ज नहीं। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, और जो एक उदासीन कण होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कोई अपना आवेश नहीं है। अब हम बात करते हैं आवेश किसको कहा जाएगा। तो जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है तो उसमें एक प्रकार का विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें तथा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो यह गुण ही क्या कहलाता है, आवेश। अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण आवेश कहलाता है। तो यानी हम दूसरे भी तरीके से कैसे कर सकते हैं, आवेश को परिभाषित कीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को विद्युत, आगे हम इरेज कर दे रहे हैं इसको, तो जो बात याद रखना है, विद्युत आवेश को क्यू, कभी कभी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक अदिश राशि है। आप सब पढ़े होंगे फिजिक्स में, क्लास में, अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ क्या होती। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनका परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होता, और सदिश होते हैं जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। तो विद्युत आवेश को क्यू, स्मॉल क्यू होगा चाहे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो कि अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसे कैपिटल सी से भी लिखा जाता है। किससे, कैपिटल सी से। अब जरा हम देख लेते हैं Q बराबर क्या होता है। तो Q बराबर होता है NE। तो Q बराबर क्या होता है, यानी तो जहां Q विद्युत आवेश N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये याद रखना हमें। तो विद्युत आवेश को किससे, Q चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, जो कि एक अदिश राशि, इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से भी लिखा जाता है। तो Q बराबर क्या होता है, या नहीं, जहाँ Q क्या है, विद्युत आवेश, N क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है इस पर। अब हम लोगों को सूत्र याद हो गया है।
प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। एक कूलाम में आवेशों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें जैसा कि दिया है Q बराबर कितना कूलाम, 1 कूलाम, E बराबर 1.6 × 10⁻11 कूलाम। हमें n निकालना है, यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें Q बराबर n ही पता है, तो ये हो जाएगा Q बराबर n। Q का मान दिया हुआ है 1, n हमें नहीं पता है, E का मान है 1.6 × 10⁻19। तो अब हम इसको 75 कर देते हैं, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। इसके ऊपर हम हल कर दे रहे हैं। आगे हो जाएगा, तो n बराबर 1/1.6। अब पता है जो पावर नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाएगा, प्लस 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो n बराबर एक अंक पे दशमलव लगा है, तो ऊपर हम दशमलव हटा देंगे नीचे से, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, बटे 16 × 10⁻19 ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 100 कर लेते हैं और यहाँ 10 की पावर 18 बटे में 16, तो 16 छक्का 96। फिर बचा कितना, यहाँ हम भाग ले देते हैं 16 से 100 में, तो 16 छक्का 96, बचा कितना 4। फिर ए दशमलव लगाएंगे 0, 16 दूना 32, फिर 8 बचा, 5 बार में 16 पंजे 80, यानी ये आ रहा है n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना हम लोगों को, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी याद रखना है जो बातें, और परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें परमाणु यदि आवेशित न हो, परमाणु आवेशित न हो तो उनमें इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, प्रोटॉन। यानी जब कोई भी परमाणु उसके ऊपर कोई आवेश ना हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होगी, बराबर। और जिसके कारण वो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। यानी याद रखना, जब कोई परमाणु आवेशित न हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, जिसके कारण वो परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो धनावेश और ऋणावेश। कल ये सब हम बात करेंगे। थैंक यू।